Hello, listeners of Talk Through Thursday. I'm thrilled to introduce today's guest, a talent whose journey started on the theatrical stage, took a remarkable turn with the Disney Plus Hotstar series debut, and has ventured into directing an engaging YouTube series on transformation. Join us as we unravel the unique path of Mr. Rahul Rohilya, dwelling into the worlds of acting, streaming, and personal development. It's a conversation beaming with anecdotes, inspiration, and the artistry of transformation. Stay tuned for an episode that promises laughter, reflection, and a touch of theatrical magic. नमस्ते राहुल जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बरखा। मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमें और हमारे लिसनर्स को कुछ अपने बारे में बताएं। आ, मेरा नाम राहुल रोहिला है और ज़्यादा कुछ नहीं। मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ। और कुछ शुरू से एक मतलब सपना था या एक माइंडसेट के हाँ मुझे भी काम करना है, जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं। तो कुछ 7-8 साल से थिएटर कर रहा हूँ और एक्टिंग क्लास भी देता हूँ। और अभी कुछ डिजिटल एड्स किए हैं और अभी हाल फिलहाल में डिज्नी हॉटस्टार के लिए एक वेब सीरीज की है जिसका नाम है आखिरी सच, तमन्ना भाटिया के साथ। Oh, wow, that's great. Congratulations, Rahul ji, for doing थैंक this. यू। But as you mentioned कि आपने जितना भी काम किया है अभी तक, that is, are you from North India? हाँ या ओके, सो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपने एक साउथ इंडिया की एक्ट्रेस के साथ काम किया है अभी। सो आपको कुछ तो डिफरेंस फील हुआ होगा इन द एक्टिंग स्टाइल और द लैंग्वेज और बाकी सब चीजें। तो आपने कैसे उन चीजों को बैलेंस आउट किया उनके साथ? नहीं, एज सच आई मीन बरखा के शुरू शुरू में जब आप किसी बड़े एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करते हो तो थोड़ा सा हेजिटेशन तो रहती है। थोड़ा सा मुझे भी था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं तो कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। तो इसके लिए मेरी जो थिएटर की ट्रेनिंग थी वो काम आई, क्योंकि एक्टर कोई भी हो एक्टर होता है और जो उसका सीखा हुआ होता है लगातार वो बड़ा काम आता है उस दौरान। तो जब मैं पहली बार सेट पे गया, उनसे मिला और शी इज वेरी काइंड एंड हम्बल आई मीन। तो जो है मैं पहली बार बड़ा मतलब नर्वस हो गया अपने पहले ही उसमें। तो उन्होंने बोला कि जस्ट चिल, कि मैं भी एक्टर हूँ तुम भी एक्टर हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद बहुत ही चीजें नॉर्मल हो गई और 2 दिन मेरा उनके साथ शूट था और बड़े अच्छे से हुआ सब कुछ। और फिर एक नॉर्मल और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें, और बड़ा अच्छा लगा काम करने में। और जो एक्टर होते हैं वो बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। ओह वाओ, ग्रेट। तो मतलब आपका जो एक्सपीरियंस था विद तमन्ना भाटिया जी वाज फैब। या राइट। बट एक्टिंग में आप जब आए उससे पहले ये जो एक्टिंग का कीड़ा था आपकी जिंदगी में, वो कैसे आया? उसके बारे में हमें। देखिए, क्या है कि बहुत छोटे से ना हम लोग रामलीला करते थे, रामलीला। तो वहां से एक जर्नी शुरू हुई। तो मैं अलग अलग तरह के रोल किया करता था। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो छूटा। पढ़ाई थी, करियर था। तो देन उसके बाद मैंने एक एनिमेशन इंजीनियरिंग का कोर्स किया। कुछ टाइम न्यूज चैनल में जॉब की। फिर वहां से छूटने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, पर मतलब मजा नहीं आ रहा था कुछ करने का कि हाँ, हालांकि मैंने जॉब रेगुलरली 4-5 साल की। तो मेरे छोटे भाई हैं रितेश रोहिला, तो वो रेगुलरली थिएटर करते थे। तो वो छोटा है मुझसे, पर उसने बोला क्या भैया आप कहाँ लगे हुए हो, कि आ जाओ करते हैं। तो मैंने सोचा यार फिल्में बनानी है तो थोड़ा सा थिएटर का बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो मैं ये सोच के गया था कि 6 महीने करूंगा
और उसके बाद क्विट करके फिर आगे का प्रोसेस, क्योंकि आई नो दैट के फिल्म मेकिंग कैसे होती है, क्योंकि मैंने उसके बारे में ट्रेनिंग ली थी, पढ़ा था। तो उसके बाद वो 6 महीने कब 6 साल में बीत गए पता नहीं लगा। तो शुरुआत हम दोनों ने एक साथ ही की थी, यू नो दैट, कि हमने वीकेंड ज्वाइन किया था, और वीकेंड के बाद मैं फिर रेगुलर थिएटर में चला गया। तो वही जैसे मैंने कहा कि 6 महीने कब 6 साल हो गए पता नहीं लगा। और फिर उसके बाद बीच बीच में क्या था कि काम मिलना शुरू हो गया, कि डिजिटल एड मिले करने के लिए। फिर एक शॉर्ट फिल्म मिली, जो रिलीज तो नहीं हुई, पर वो शॉर्ट फिल्म एक ऐसा चेंजिंग पॉइंट रही कि उसके बाद कुछ और करने का मन नहीं हुआ। देन उसके बाद फिर शुरू से लिखने का बड़ा एक पैशन था। मैंने थिएटर में एक क्या प्ले भी लिखा, जिसका नाम है डेड शेर गोश्त। फिर उसके बाद पोइट्री वगैरह, देन उसके बाद फिल्म्स पे आए। फिर खुद से बनाना शुरू किया यूट्यूब के लिए। तो सर बस तो फिर उसके बाद ये जो जर्नी है शुरू हो गई, और फिर होते होते अभी डिज्नी हॉटस्टार तक आई है, और अब आगे जैसे जैसे चलेगी। बिल्कुल चलेगी आगे, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन एवरी स्टेप यू हैव टेकन इन योर लाइफ। बट थैंक यू। आप हमें बताएं कि आपने कब डिसाइड किया, और वो प्रोसेस क्या था टू गो ऑन टू डिज्नी प्लस हॉटस्टार? इट्स अ बिग ब्रांड। सो इसका प्रोसेस क्या था और आपने कैसे शुरू किया? हाउ डिड यू अप्लाई? या फिर हमारे लिसनर्स को बताइए जो जाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लाइक यू हैव डन एवरीथिंग। हाँ, मैं देखिए, मैं सभी को एक बात बोलूंगा, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, कि अ, ऐसे ही मुझे भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि आप एक चांस दिलवा दीजिए कास्टिंग में और ये सब। तो मैं सबको बोलूंगा कि सबसे पहले आप थिएटर करें। कोई भी एक्टर बनना चाहता है, या कोई भी इस लाइन में आना चाहता है, तो दिल्ली में मतलब ये एज एन एक्टर मैं भी कहता हूँ, और सब लोग बोलते हैं कि दिल्ली में सबसे अच्छा थिएटर होता है। यहाँ तक कि अलग अलग जगह से, मुंबई से, बिहार से, यूपी से, सब जगह से दिल्ली में थिएटर करने लोग आते हैं। तो दिल्ली में अच्छा थिएटर ज्वाइन करें। थिएटर करने के साथ साथ उसके बाद आप जो एक जर्नी होती है, आप थिएटर की ट्रेनिंग लेने के बाद, उसके बाद आप कास्टिंग हमारे यहाँ दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, जो कास्टिंग जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कास्टिंग वाले हैं, आप वहां जाकर ऑडिशन दे सकते हैं। और मैं हमेशा एक चीज सबको बोलता हूँ कि एक्टिंग इज नॉट लाइक दैट। ये चुटकी बजाने वाला काम नहीं है। और बरखा, मैं सभी को ये बात कहना चाहूंगा कि एक्टिंग, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं फील करता हूँ, या आपने भी शायद ऐसा फील किया होगा, कि एक्टिंग इस दुनिया की सबसे हार्ड फील्ड में से एक है, जिसके लिए लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ग्रेजुएशन कर ली है, या मैंने कोई ऐसी क्लास में डिग्री हासिल कर ली है, मैं जाऊंगा क्या बोलते हैं, इंटरव्यू दूंगा और मुझ मेरी सैलरी लग जाएगी। ये ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कई बार क्या होता है कि आप 10 ऑडिशन देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 100 ऑडिशन या 1000 ऑडिशन में भी नहीं होता है। तो आपको इसके लिए लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी होती है, थिएटर करना होता है, लगातार आपको ऑडिशंस देने होते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर की नीड अलग होती है, हर डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें। उसके बाद कास्टिंग वाले जो हैं, अच्छे कास्टिंग वाले जो ट्रस्टेड हैं, उनके पास जाएं। वो आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेंगे। आपका ऑडिशन लेने के बाद वहां से आपको कॉल आती है कि आप शॉर्ट लिस्ट हैं, आप अपना ऑडिशन भेजिए, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। देन उसके बाद वो प्रोसेस आगे चलता चला जाता है, आपको सारी बातें पता लग जाती हैं। बिल्कुल। जैसे भी हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसी के बाद वी गेट टू नो कि आगे हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है। बट आपने बहुत राइट। अच्छी बात मेंशन की अभी, कि हमें जब भी किसी भी छोटे पर्दे पे जाना हो या बड़े पर्दे पे जाना हो, उसका जो बेसिक है वो थिएटर होना चाहिए। और आपने भी ऐसा ही किया, आपने पहले थिएटर किया, देन यू वेंट ऑन टू डिज्नी प्लस हॉटस्टार। बट आप हमें बताएं कि थिएटर की ऐसा, उस जर्नी में ऐसा क्या था
जो आपके लिए हेल्पफुल रहा ऑन वर्किंग ऑन दैट सीरीज विद तमन्ना भाटिया जी? ऐसा क्या था एक्सपीरियंस, ऐसा क्या डिफरेंस था? शायद उन्होंने आई थिंक थिएटर नहीं किया हुआ है, शी इज अ फुल फ्लेज्ड एक्टर, बट आपने थिएटर हम्म। किया हुआ है। तो डिफरेंस क्या होता है जब आप थिएटर बैकग्राउंड से जाते हैं और जब आप नॉन थिएटर बैकग्राउंड से जाते हैं? प्लीज हमें बताएं। आ, देखिए, मुझे जो फील होता है, जो मुझे लगता है कि अगर जो आप नॉन थिएटर बैकग्राउंड से हैं और आपको अचानक किसी एक बड़े एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा हेजिटेशन में आ जाएंगे। आप बहुत ज्यादा उन्हें देखकर नर्वस हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, क्योंकि मैं एक थिएटर बैकग्राउंड से था, तो पहली बार देखकर, क्योंकि बड़े एक्टर हैं, तो फर्स्ट टाइम मुझे भी नर्वस हुआ। लेकिन मेरी ट्रेनिंग ऐसी थी कि वहां पर मुझे ये पता था मैं भी एक्टर हूँ, वो भी एक्टर हैं, और मैंने पास्ट में इतना काम किया हुआ है कि जो मैं काम करने के लिए आया हूं वो मुझे काम करना है। मुझे किसी एक्टर के इन्फ्लुएंस में नहीं आना होता। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो थिएटर ट्रेनिंग होती है, वो आपको बताती है कि आपको किस तरीके से एक सेट पे जाके काम करना है, आपको कैसा अपना बिहेव रखना है। और जो वहां का जो माहौल होता है, जो एक सेट का माहौल होता है, ऐसा ही माहौल आपने भी देखा होगा। आपने भी जब थिएटर किया था, तो एक बिल्कुल वैसा ही माहौल आपको मिलता है थिएटर में। तो आप क्या होता है कि यूज टू हो जाते हो उन सब चीजों के। तो आप इजिली जाकर उस एनवायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो, और वहां आपको बहुत आसान रहता है काम करना। क्योंकि अगर मैं मान लिया दिल्ली से निकलकर डायरेक्ट मतलब आउट ऑफ दिल्ली चला जाऊं, तो मुझे उस एनवायरनमेंट में काम करने में तो परेशानी थोड़ी बहुत होगी होगी। उसके साथ साथ मुझे सबसे पहले वहां पर थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने में टाइम लगेगा। तो बस ऐसा ही होता है कि अगर जो आप थिएटर बैकग्राउंड से हो, तो आपको मैनेज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप एक्सेप्ट कर लेते हो। और वो जो थिएटर बैकग्राउंड का जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है, वो आपको बहुत हेल्प करता है एक फिल्म के सेट पर जाने के बाद। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, राहुल जी। सो आप ने जैसे मेंशन किया कि हमारी जर्नी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, राइट? और अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। भी होंगी। उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना भी हमारे हाथ में है, राइट? तो राइट। उसके अकॉर्डिंग आप हमें बताएं कि जब आपने डेब्यू किया सीरीज में, तो क्या चैलेंजेस आए आपके सामने और उनको आपने कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी या स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट किया? देखिए, चैलेंजेस सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हर एक जो नॉर्मल फैमिली से जो आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो आते हैं, सबसे पहले उनका चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको कमाना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू कि बहुत मुश्किल होती हैं चीजें, सारी चीजें मैनेज करना। क्योंकि अगर आप रेगुलर थिएटर कर रहे हो, तो वहां पर आपको शायद खाना खाने का भी टाइम नहीं लगता। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको इतने नुक्कड़ नाटक करने पड़ते हैं। हमने एक एक दिन में 10-10 नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। एक दिल्ली के एक कोने से निकलकर दूसरे कोने में जाना और वहां पर नुक्कड़ नाटक करना, तो ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होता है। और फिर उसके बाद ये भी होता है कि आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, देन उसके बाद जाकर तुरंत आपको शाम को शो की भी तैयारी करनी है, आपको अपना शो भी करना है। ऐसा भी होता है। तो ये सब करने के साथ साथ ये भी होता है कि आपको कमाना भी है, नेचुरल है। ये भी एक लाइफ के अंदर चैलेंजिंग है। और फिर उसके साथ साथ एक चीज और होती है कि, अच्छा, मैं थिएटर के बारे में एक चीज और बताऊंगा कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें थिएटर भी करना है और जॉब भी करनी होती है, तो वो वीकेंड थिएटर भी कर सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है दिल्ली में। तो चैलेंजेस जो आते हैं वो ये आते हैं कि आपने थिएटर तो कर लिया, लेकिन सब ये सोचते हैं कि थिएटर के बाद अब काम कैसे मिलेगा। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं कहता हूँ थिएटर इसीलिए करना चाहिए क्योंकि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि काम कैसे मिलेगा, वो गलत चीजों में फंसते हैं। और यही अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फील्ड की। तो जब आप थिएटर करते हो, तो वहां से आपको पता लगता है कि कौन कौन सी कास्टिंग एजेंसीज अच्छी हैं, जो अच्छा काम दिलाती हैं। दिल्ली में कौन सी है या मुंबई में कौन सी है।
और मैं सभी को ये भी कहूंगा कि जिन्होंने थिएटर नहीं किया है या जिन्हें नॉलेज नहीं है वो ऐसे ही मुंबई ना जाएं, क्योंकि वहां हर रोज पता नहीं कितने लोग जाते हैं और कितने लोग आते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर जाएंगे तो वो आपके लिए इजी रहता है। और तो फिर उसके बाद बस यही है कि चैलेंजेस, थिएटर करने के बाद आप काम ढूंढते हैं, और आपको सरवाइव कैसे करना है वो आपके लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, वो आप फेस करते हैं। लेकिन उसमें आप इस तरीके से मैनेज करते हैं कि आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब करें, और उसके साथ साथ आप थिएटर करें, और उसी के साथ साथ आप अपना काम भी ढूंढें। वेल ग्रेट। एंड आई थिंक सभी लिसनर्स जो सुन रहे हैं और जो ये फील्ड परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत इजी सेट एग्जाम्पल होगा। एंड उनको पता चलेगा इसको सुन के कि आगे उनको कैसे परस्यू करना है इस करियर को। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आप चैलेंजेस के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो आप बताएं आपको सेट पे क्या चैलेंजेस आए, ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार सीरीज। सेट पे देखिए, मैंने उस सेट पर जाने से पहले या ये सीरीज करने से पहले मैंने यूट्यूब के लिए काफी काम किया। मतलब मैंने खुद डायरेक्ट की, एक सीरीज डायरेक्ट की अपने खुद के चैनल के लिए, राहुल आनंद फिल्म्स के लिए। और उसके साथ साथ शॉर्ट फिल्म्स भी मैंने बनाई। तो हम बहुत सारी चीजें ये थी कि जो चीज थिएटर में रह गई थी, क्योंकि थिएटर में थोड़ा सा अलग होता है, और कैमरा के सामने जो आप एक्ट करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। क्योंकि आपके माइक लैपल लगा रहता है, और थिएटर में आपके पास कोई माइक नहीं होता, आपकी जो नेचुरल आवाज है आप उसके साथ ही काम करते हैं। तो वहाँ चैलेंजेस ये थे कि जब मैं सेट पर गया तो हमारा एक थिएटर बैकग्राउंड होने की वजह से हम थोड़ा आवाज में तेज बोलते थे। तो फर्स्ट जो टेक हुआ उसमें ऐसे ही हुआ। तो फिर देन डायरेक्टर साहब ने मुझे समझाया कि थोड़ा सा इस तरीके से, और ये तो क्योंकि हम थिएटर बैकग्राउंड से थे तो हमें चीजें थोड़ा पता थी, नॉलेज थी। तो फिर उसके बाद ज्यादा कुछ इतना परेशानी नहीं आई, और वो मैनेज हो गया। तो अगर जो आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थिएटर करते हैं तो वो चैलेंजेस उतने नहीं आते आपके लिए। वो ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि जिन्हें आप इजीली एक्सेप्ट करते हो, और क्या बोलते हैं, आप वहां से निकल जाते हो कि हाँ मुझे पता है कि ये इस तरीके से होगा। ये आपको नॉलेज रहती है थिएटर करने के बाद। और अगर जो कोई फ्रेशर जाता है तो वहां उसे यही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि मैं कैसे करूं। जब आपको ये नहीं पता होगा कि आप उसको कैसे करें, उस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो वहां फंस जाते हो। तो और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें कि हर कोई डायरेक्टर ये चाहता है कि, हमारे सर बोलते हैं जो हमारे थिएटर के जो गुरु हैं, वो बोलते हैं कि एक अच्छा एक्टर वही होता है जो डायरेक्टर का एक्टर होता है। इट मीन्स कि जो डायरेक्टर की बात सुने और उसे इम्प्लीमेंट करे पर्दे पर। तो वहां पर जो डायरेक्टर आपसे जो निकलवाना चाहता है, अगर जो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ गए तो वो आप अपने सीन में उसे इम्प्लीमेंट कर देते हो, निकाल देते हो। तो इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी होती है। और जो फ्रेशर होते हैं या हम बिना काम किए जाते हैं तो वहां उन चीजों में उलझ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि हम ये कैसे करें। या अगर जो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं मुझे इस तरीके से आपका एक बॉडी पोस्चर चाहिए, या इस तरीके से आपके चेहरे पे ये भाव आने चाहिए, आपको नहीं पता तो आप वहां फंस जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। सो ट्रू। तो मतलब हमें अच्छे से होमवर्क करना पड़ेगा ताकि हम एक्शन और कट के बीच में पूरी फिल्म सामने पर्दे पे दिखा सके जो भी हमने आज तक राइट। सीखा। वेरी नाइस। बिल्कुल। तो इस पूरी जर्नी में आपकी कोई फेवरेट मेमोरीज जो आपने एक्सपीरियंस की हो या क्रिएट की हो उसके बारे में हमें बताएं। आ, देखिए, पर्दे पर तो अभी काम जारी है, और जल्दी आपको एक और वेब सीरीज देखने को मिलेगी। और बाकी हाँ, जो मेरी मेमोरीज हैं वो थिएटर से जुड़ी हुई ज्यादा हैं। क्योंकि वहां पर क्या होता था कि आपको जब हम नुक्कड़ करते थे तो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है वो, कि जहां आपको ही वो नुक्कड़, आपको सब्जेक्ट दे दिया जाता है।
तो आपको ही नुक्कड़ लिखने होते हैं और आपको ही डायरेक्ट करने होते हैं और आपको ही परफॉर्म करने होते हैं। एक पर्टिकुलर टीम बना दी जाती है। तो उसमें जो एक जो मजा आता है कि हाँ वहां पर आपको लिखना है और उस तरीके से लिखना है कि जो आपको भीड़ देखने वाली है वो हिट करे वहां जाकर, आपके डायलॉग्स, आपका जो सब्जेक्ट है वो, आपकी जो राइटिंग है, जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है वो उन्हें हिट करे जाकर। तो वो एक इतनी अच्छी मेमोरीज थी मेरे लिए जब हम एसआरसी में नुक्कड़ नाटक किया करते थे। तो किस तरीके से वहां से हमने सीखा कि किस तरीके से लिखना है कि वो आपकी ऑडियंस के पास एकदम से जाए। तो वो बड़ी अच्छी मेमोरीज थी कि हमने वहां पर लिखा, फिर उन नाटकों को डायरेक्ट किया, देन उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया। तो वो तो एक अलग ही वक्त था। तो मैं वो कभी नहीं भूलता और नहीं भूलूंगा। और मैं हमेशा एक चीज और बोलूंगा, जो भी आगे करना चाहते हैं इस फील्ड में कंटिन्यू, जो न्यू कमर्स हैं, कि अपनी जो अ, पढ़ने पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास ना शब्दावली नहीं होती है, हमारे उच्चारण अच्छे नहीं होते हैं। और मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जो डायरेक्टर है, सबसे पहले वो एक्टिंग आपकी सेकेंडरी थिंग है, लेकिन प्राइमरी थिंग्स जो होती हैं वो क्या होता है, सबसे पहले आपको सुनते हैं। जब भी कोई आपका ऑडिशन लेगा या इंट्रोडक्शन मंगाएगा, वो ये देखते हैं कि आपका जो उच्चारण है, आप जो बोलते हैं वो कितना ठहराव है उसमें, आपकी बोली में, आपकी शब्दावली में कितने अच्छे शब्द हैं, आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। आपकी उसके बाद एक्टिंग आती है कि फिर वो एक्टिंग देखते हैं कि आपकी एक्टिंग में कितना ठहराव है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, जिनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खाना पीना, आपको अच्छा खाना पड़ेगा, आपको अच्छा पीना पड़ेगा, आपको अच्छा दिखना पड़ेगा। जैसे आपको आज की लैंग्वेज में बोल देते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी इस चीज का एक हिस्सा है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है चीजों को, आई थिंक लोगों के लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा इस वक्त कि कितना जरूरी है होमवर्क करके जाना। और आई थिंक फिल्म मेकिंग का पूरा कोर्स ही है कि अगर हम थिएटर कर ले। जो भी शुरुआत करते हैं वो थिएटर रेगुलर करते रहे। क्योंकि पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर जो एक्टिंग आपसे जुड़ जाती है तो वो छूटती नहीं है कभी जिंदगी में। लेकिन रेगुलर उसका हिस्सा बना रहना जरूरी है। और उसके साथ साथ ही फिर आप आगे खुद से खुद बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि लोग मिलते हैं और आपको देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो आगे फिर आप बढ़ते भी हैं। दिस इज हाउ यू क्रिएट फैन बेस। थिएटर करो और आई मीन दिस इज वेरी गुड बिकॉज देन वर्ड ऑफ माउथ से भी आपकी गुड पब्लिसिटी हो जाती है, राइट? बट एज हम्म। समवन हु wears multiple hats like actor, director, content creator, आप इन सब चीजों के बीच में एक क्रिएटिविटी का बैलेंस और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को और फिल्म मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, कैसे आप इन सब चीजों को बैलेंस आउट करते हैं, प्लीज हमें बताएं। अ, देखिए, काफी मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो सबसे पहले समय निकालना सबसे बड़ी बात है। फिर दूसरा क्या है कि जैसे आपने बोला कि बैलेंस आउट करना, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ कि जैसे मैं एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे मेरा लिखना है, राइटिंग है। तो मैं हमेशा एक चीज ध्यान में रखकर चलता हूँ कि जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, वो डिफेंस से रिलेटेड है। आई होप मैं उसे बना पाऊँ वेब सीरीज को, या मैं आगे उसे अप्रोच कर पाऊँ। तो उसमें क्या है कि मैं हमेशा एक बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं जो भी लिख रहा हूँ उसका हर एक सीन ऐसा हो कि वो कहीं भी एक दूसरे से कटा हुआ नजर ना आए, और हमारी लैंग्वेज में कि वो बिल्कुल लटक ना जाए। कहने का मतलब कि उस तरीके से इम्प्लीमेंट आपके सबसे पहले तो उस तरीके से आपके लिखने में चीजें इम्प्लीमेंट हों कि वो एक दूसरे को बिल्कुल बैलेंस कर कर चलें। और अगर जो मैं किसी को ऊपर या नीचे कर दूंगा तो वहां पर क्या होगा कि जैसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि फिल्म लटक गई। तो वो एक राइटिंग का एक ड्रॉबैक हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें बहुत लिखने के बाद भी खुद से बार बार पढ़ना पड़ता है, और हमें देखना पड़ता है हम कहीं लैग तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी लिखने के बाद किसी भी स्क्रिप्ट के जो सीन्स होते हैं
और मैं मानता हूँ कि वो एक बॉडी होती है ना, बॉडी के अंदर एक सोल होता है। तो वो सोल को हमें मैनेज करके चलना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं अनबैलेंस चीजें तो नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो मुश्किल तो होता है सारी चीजों को बैलेंस करना। लेकिन वो बैलेंस तब होती हैं जब बार बार आप उनके ऊपर काम करते हो। मान लिया मैंने कोई एक स्क्रिप्ट एक बार लिख दी और मैं उसे लिखने के बाद एक तरफ रख दूं और उसे अप्रोच करूं, तो ये गलत होगा। मैं उसके लिए करता हूं कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दी तो मैं उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ूंगा और फिर उसे देखूंगा कि कहीं इसमें कोई अनबैलेंस तो मैंने ऐसा नहीं कर दिया है कि जहां ये स्क्रिप्ट अपने आप को नीचे छोड़ देगी। तो वहां फिर उसमें एडिट होती हैं चीजें। तो इस तरीके से हमें उसके ऊपर कोई भी चीज है कि बैलेंस करनी है तो हमें उसके ऊपर बार बार काम करना होगा। हमें देखना होगा कि कहाँ कोई चीज ज्यादा तो नहीं उठ गई है, क्योंकि कोई चीज अगर जो ज्यादा हमने कर दी है तो दूसरी चीज अपने ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो वहां उसे बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर बार बार वर्क करना जरूरी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और किसी भी चीज ही नहीं, इंसानों को भी बैलेंस आउट करने के लिए खुद में ट्रांसफॉर्मेशंस लाने की नीड होती है। सो है। बिल्कुल। इस पूरे प्रोसेस में आप भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेसेस से गुजरे होंगे। सो आपकी लाइफ में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन था, आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जो लाइक आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में टू मेक योर करियर, एंड आपने उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया अपने क्रिएटिव वर्क में? प्लीज हमें बताएं। अ, देखिए, जब एक थिएटर करने से पहले एक नॉर्मल लाइफ थी कि सुबह जागते थे और उसके बाद ऑफिस जाना। ऑफिस जाने के बाद वहाँ नॉर्मल एक दिनचर्या होती है कि आपको 10 घंटे काम करना है। देन उसके बाद घर आना, खाना खाना और सो जाना। ये एक नॉर्मल रूटीन था। आफ्टर ज्वाइनिंग थिएटर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। जैसे वहां पर थिएटर में जाने के बाद पता लगा कि आपको अपने आप को रखना कैसे है। कि जैसे मैंने कहा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो चेंजेस यहाँ से आने शुरू होते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एक्टर के लिए बताऊंगा और जो मैंने खुद के साथ चेंजेस किए कि सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे मैंने किया कि मैंने एक्सरसाइज शुरू की, जो कि थिएटर में भी शुरू होती हैं सबसे पहले। लेकिन उसके साथ साथ खुद पर्सनल लाइफ में योगा, और उसके साथ साथ फिर आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है एज एन एक्टर। कि आप क्या जो भी आप इनटेक करेंगे वो आपके चेहरे पर दिखेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा खाएं। और आप आजकल क्या है कि आज जो भी एक्टर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे होंगे या देखेंगे, उन्हें पता होगा कि आजकल हमारी कास्टिंग में एक बहुत अच्छा सा वर्ड है कि उन्हें जो चेहरे चाहिए होते हैं वो क्या बोलते हैं ना, हाई प्रोफाइल या कुछ ऐसे शब्द चलते हैं कि बहुत ही अच्छे दिखने वाले चेहरे चाहिए होते हैं। तो ये सभी के लिए है कि आप अपनी लाइफ में योगा, एक्सरसाइज और आप क्या खा रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखें। पर्सनालिटी बिल्कुल तरीके से करके चलना बहुत जरूरी है इस लाइन में। तो मेरी लाइफ में यही चेंजेस आए कि मैंने सबसे पहले तो योगा शुरू किया। खाने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा मैं, क्योंकि एक थिएटर एक्टर का जो रूटीन है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम सुबह निकलते हैं, हमें मान लिया एक दिन में 4 नुक्कड़ नाटक करने हैं और उसके बाद शाम को जाकर शो करना है, तो हमें खाने पीने का नहीं पता होता। तो कुछ टाइम तक तो थोड़ा परेशानी हुई। लेकिन फिर उसके बाद हमने घर से थोड़ा खाना ले जाना शुरू किया, हम एक टाइम के अकॉर्डिंग खा लिया करते थे। तो ये फिर उसके बाद क्या है कि अपना ध्यान रखना कि हमें हर एक जो काम करना है वो अकॉर्डिंग टू टाइम करना है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं और आसानी से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन हमें उन्हें अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने आप से कनेक्ट करना इज अ बिग थिंग टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन टू द वाइड ऑडियंस, टू द मासेस। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें खुद से कनेक्ट करना, खुद की सेल्फ केयर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। बट राहुल जी, सिर्फ खुद से कनेक्ट करना तो इनफ होगा नहीं, राइट? इफ वी आर ऑन द बिग स्टेज ऑफ थिएटर और इफ वी आर ऑन द बिग स्क्रीन, हमें ऑडियंस से भी कनेक्ट करना है। सो उसके लिए आप हमें बताएं कि आपने
कुछ तो डिफरेंस देखा होगा जब आप थिएटर स्टेज पे थे, तो आप जिस तरह ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते थे बिकॉज वहां पे लाइव ऑडियंस होता है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर ऑन द बिग स्क्रीन, तब वहां पे लाइव ऑडियंस नहीं है, तो आप तब कैसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं ऑडियंसेस से? प्लीज हमें बताएं। आ, देखिए, क्या होता है कि जब आप थिएटर में होते हैं तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रेनिंग सबसे ज्यादा काम आती है। जो आप जब हमने फर्स्ट शो किया, आपने भी मेरे साथ फर्स्ट शो किया था, आपको ध्यान होगा, शायद हम साथ में ही थे। तो फर्स्ट शो में तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, थोड़ा नर्वसनेस होती है इतनी। और हमने जो किया था वो एम्फी थिएटर में किया था, तो इतनी पब्लिक के सामने करना आसान नहीं होता, और आसान था भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे हम नुक्कड़ नाटक करने लगे, हमें कई सौ लोगों की भीड़ देखती थी, तो वो फिर क्या है कि हम यूज टू हो जाते हैं। और ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए आपको अपने ऊपर तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन जो आप प्ले कर रहे हैं या जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। कि आप जिस टाइम आप वो कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो आप खुद में खुद नहीं होते हैं। आपको वो रोल प्ले करना है, तो आपको उसे अपने अंदर ढालना पड़ेगा। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो उसमें मेरा एक शो था, मैं आपको बताऊं, मेरा सेकंड या थर्ड शो था। तो उसमें एक मुझे कैरेक्टर करना था, वो एकदम छपरी टाइप जो लड़के होते हैं जिनके बाल ऐसे होते हैं बिल्कुल, और रंगे हुए होते हैं। और मेरा एक डायलॉग था, ए हरामी। तो मैंने उसके लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 1 महीना तैयारी की। मैं उन एरियाज में जाकर देखता था, यार ये इनका दिनचर्या क्या है या किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। मुश्किल था, क्योंकि हम इतने बड़े भी एक्टर नहीं थे, लेकिन मुझे करना था कि मुझे बिल्कुल वो इम्प्लीमेंट करना है अपने स्टेज पे। क्योंकि अगर मैं उस कैरेक्टर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया उस तरीके से जैसे वो सच में रहते हैं, तो मेरी ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट नहीं होगी। और एक थिएटर एक्टर के लिए तालियां उसका सबसे बड़ा इनाम होता है, सबसे बड़ा पारितोषिक होता है। तो मैंने 1 महीने तक उसकी तैयारी की, लेकिन जब वो निकल के आया स्टेज पे, तो मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मुझे कितना अप्रिशिएशन मिला। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपको एक कैरेक्टर के ऊपर लगातार काम करना पड़ता है और उसे बनाना पड़ता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। बट डिफरेंस क्या होता है जब आप लाइव ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं और जब आप बिग स्क्रीन पे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस, बिकॉज आपने दोनों ही चीजें की हैं। सच मुझे ऐसा कोई जब आप रेगुलर करते हैं एक्टिंग, तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं होता आपकी एक्टिंग के लिहाज से। लेकिन हाँ, वैसे डिफरेंस जो होते हैं कि वहाँ लाइव ऑडियंस बैठी होती है, और जब आप थिएटर करते हैं, और जब आप सेट पर जाते हैं तो थोड़ा अलग माहौल होता है। जैसे कि सेट पर कैमरा है, लाइट्स हैं, और डायरेक्टर्स हैं, और बहुत सारा क्रू रहता है। मैं अपनी बताऊं, मुझे वेब सीरीज या फिल्म या सेट पर जाने से ज्यादा मजा आता है थिएटर करने में। क्योंकि वहां मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां दिन में भी ऑडियंस को चांद दिखा सकता हूँ। क्योंकि वहां आप इतने भावनात्मक रूप से अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट जुड़ जाते हो। और सेट पर आपको पता है कि सेट पर आपकी ऑडियंस नहीं है, आपको कैमरे के लिए वो काम करना है। आपकी जो ऑडियंस है वो आपको स्क्रीन पर देखने वाली है, लेकिन थिएटर में आपकी ऑडियंस आपके सामने होती है। एक एक्टर भावनात्मक रूप से और एक्टिंग के पर्पज से ज्यादा कनेक्ट थिएटर स्टेज पर होता है अपनी ऑडियंस के साथ। वेरी वेल सेड। आपने बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बट जाने से पहले आप would you want to give advice to the aspiring artists and creators looking to make their mark in both traditional and digital platforms, considering your wide journey? आपने बहुत काम किया है, तो कुछ तो आपके पास एडवाइस होगी आने वाले लोगों के लिए। मैं बस सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, थिएटर करें अच्छे से,
और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर टाइम कम से कम थिएटर में अपना एक अच्छा टाइम दें, चीज़ों को समझें और उसके बाद फिर आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि हमें जब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है बरखा, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। क्योंकि मेरे पास भी, मैं एक एक्टिंग टीचर भी हूँ, मैं छोटे बच्चों को भी एक्टिंग सिखाता हूँ, बड़े बच्चों को भी एक्टिंग सिखाता हूँ। तो वहाँ जो न्यू कमर्स आते हैं, कई बार ऐसे न्यू कमर्स आते हैं वो बोलते हैं बस एक चांस दिलवा दो। तो इतना आसान नहीं होता। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग थिएटर में थिएटर को ज्वाइन करें, एक प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अच्छे से वहाँ एक्टिंग सीखें। उसके बाद जब आप उस एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं, उस एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जाते हैं, तो आपको अच्छी चीजें भी पता लगती हैं कि आपको कहाँ जाना है, आगे की जर्नी आपको कैसे तय करनी है, आपको वेब सीरीज तक कैसे पहुंचना है, फिल्मों तक कैसे पहुंचना है, या एड्स तक कैसे पहुंचना है। तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। दूसरा एक चीज और है कि मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजों में शायद ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, मुश्किल है। हार्ड और मुश्किल मतलब तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं भी मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मुश्किल तो था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। तो बस यही सबको कहना चाहूंगा कि आप करें। तो इसमें थोड़ा वक्त लंबा लगता है, ज्यादा लगता है, लेकिन अगर जो आपको करना है तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ काम करें। बिल्कुल। और सिर्फ इसी करियर में नहीं, पूरी जिंदगी में अगर हमें कुछ भी करना है तो उसमें टाइम लगता है और हमें टाइम देना चाहिए। और मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए, लाइक मिस्टर राहुल सेड। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। So, thank you, listeners, for joining us on this incredible journey of Mr. Rahul. We have explored the interactions of acting, streaming, and personal development, unveiling the unique narrative filled with the inspiration and artistic revelation. Stay tuned for captivating episodes on Talk Through Thursday. अगेन Remember, अगेन। every story shared has the power to transform. Until next time, keep talking, keep listening, and keep making an impact. Goodbye for now.